नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। आइए शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। ओडिशा में तबाही मचाने के बाद पश्चिम बंगाल की तरफ बढ़ रहा है तूफान फोनी। करीब 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से टकराएगा तूफान। कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू। कोलकाता से सभी उड़ानों पर कल सुबह 8 बजे तक रोक। कई ट्रेनें भी रद्द। 175 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ओडिशा के पुरी तट पर टकराएगा तूफान फोनी। राजधानी भुवनेश्वर और तटीय इलाकों में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश जारी। तूफान से अब तक 3 की मौत। रेल, सड़क और हवाई यातायात ठप। एम्स भुवनेश्वर का पीजी एग्जाम भी रद्द। 11 लाख लोगों को तटीय इलाकों से निकाला गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजस्थान में जनसभाएं। सीकर रैली में कांग्रेस के सर्जिकल स्ट्राइक के दावे पर उठाए सवाल। कहा, कैसी सर्जिकल स्ट्राइक जिसके बारे में किसी को पता ही नहीं। करौली रैली में कहा, आज दुनिया में बज रहा है भारत का डंका। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की रीवा और भरतपुर में जनसभाएं। वीवीपैट मामले पर अगले हफ्ते सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। कांग्रेस समेत 21 विपक्षी दलों की पुनर्विचार याचिका पर होगी सुनवाई। 50% वीवीपैट पर्ची की ईवीएम से मिलान की मांग। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में 3 आतंकी ढेर। बुरहान वानी का करीबी लतीफ टाइगर भी एनकाउंटर में मारा गया। घटनास्थल से काफी मात्रा में हथियार बरामद। ओडिशा के तटीय इलाकों में तबाही मचाने के बाद तूफान फोनी पश्चिम बंगाल की ओर बढ़ रहा है। ये थोड़ा कमजोर होकर 110 किलोमीटर की रफ्तार से उत्तर पूर्व की ओर बढ़ते हुए बंगाल के दीघा की ओर जा रहा है। यह आधी रात के बाद कोलकाता पहुंच सकता है और इसके असर से तटीय इलाकों में बारिश के साथ तेज हवाएं चल रही हैं। मौसम विभाग के मुताबिक देर शाम तक फोनी तूफान पश्चिम बंगाल में दस्तक देगा और राज्य के तटीय इलाकों में शाम से कल सुबह तक भारी बारिश होगी। 6 घंटा में यानी अर्ली आवर्स ऑफ 4th में ये एक सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म परिणत हो जाएगा। वो वेस्ट बंगाल के ऊपर केंद्रीभूत होगा, जबकि विंड स्पीड इसका 90-100 किलोमीटर तक होने का उम्मीद किया जा रहा है। फिर इसका उत्तर पूर्व दिशा में गति जारी रहेगा और 4 तारीख शाम के बाद ये बांग्लादेश की तरफ चला जाएगा। और बांग्लादेश में जब ये पहुंचेगा, ये एक डिप्रेशन जैसे ही पहुंच जाएगा, डीप डिप्रेशन जैसे। इसके बाद आसाम, मेघालय में कल बारिश होगा और परसों भी बारिश होगा। वहाँ विंड का इम्पैक्ट ज़्यादा नहीं रहेगा। ओडिशा में आज आए भयंकर तूफान ने सामान्य जनजीवन को बेपटरी पर कर दिया है। तेज हवाओं के चलते इमारतों के ऊपर लगाए गए शेड उड़ गए। तूफान के असर वाले इलाकों में कई जगहों पर पेड़ उखड़ गए हैं। झोपड़ियां तबाह हो गई और पुरी के कई इलाके में पानी डूबे हुए हैं। और अभी भी गंजाम, गजपति, खुर्दा, पुरी, भुवनेश्वर, कटक और जगत सिंहपुर में तेज बारिश हो रही है। कई इलाकों में संचार व्यवस्था और बिजली सप्लाई ठप है। अब तक 3 लोगों की मौत होने की खबर है। तो ये जो एक्सपेक्टेड डैमेज के लाइंस पर ही हुआ है। जहाँ तक जानमाल का सवाल है, अभी तक जो आधिकारिक सूचना प्राप्त हुई है भारत जो राज्य सरकार से, उससे ये समझ में आया है कि लगभग 3 लोगों के मरने की बात बताई जा रही है। तैयारी अभी तक चल रही है, उसको अभी बनाए रखना है अगले कम से कम 6-7 घंटे के लिए। और मैं ये भी व्यक्त करना चाहूँगा कि इस तैयारी को पश्चिम बंगाल सरकार को भी बनाए रखने की ज़रूरत है। वहाँ पर भी एनडीआरएफ तैनात है। ओडिशा में 13 जिलों के करीब 11 लाख लोग सुरक्षित जगहों पर शरण लिए हुए हैं। उनके लिए 4200 शिविर बनाए गए हैं। तटवर्ती इलाकों में एनडीआरएफ की 48 टीमें राहत और बचाव के काम में जुटी हैं। 6 टीमें पश्चिमी बंगाल में एहतियात के तौर पर लगाई गई हैं। फोनी तूफान से प्रभावित लोगों के लिए राहत सामग्री पहुंचाने के लिए कोस्ट गार्ड के हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही है। केंद्र और राज्य सरकारें एक दूसरे के संपर्क में हैं।
केंद्र सरकार ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। वहीं यात्रियों की सुविधा के लिए भारतीय रेल ने हेल्पलाइन नंबर की सूची जारी की है। फोनी तूफान की वजह से भुवनेश्वर सेंटर पर एम्स की परीक्षा रद्द कर दी गई। जिन छात्रों ने इस सेंटर को परीक्षा के लिए चुना था, उनके लिए अलग से परीक्षा कराई जाएगी। तूफान को देखते हुए 200 से ज्यादा रेलगाड़ियों को रद्द और रूट बदले गए हैं। भुवनेश्वर और कोलकाता एयरपोर्ट बंद हैं। और कोलकाता से हमारे संवाददाता पंचानंद मिश्रा हमारे साथ जुड़े हैं। पंचानंद, ओडिशा में तबाही मचाने के बाद ये तूफान पश्चिम बंगाल की ओर बढ़ रहा है। सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे, एहतियातन क्या कुछ वहां पर व्यवस्था कर ली गई है ताकि इसका असर कम से कम पड़े? देखिए अमृता, सबसे पहली बात तो ये है कि जो इसका पूर्वानुमान है वो बिल्कुल सटीक लगाया गया था और उस समय का भी अनुमान लगाया गया है कि कब ये उड़ीसा में पहुंचेगा और कब ये पश्चिम बंगाल में आएगा। तो जैसा कि हमने देखा सुबह उड़ीसा में जिस तरह से तूफान उसकी एंट्री हुई यहाँ पर पुरी और गोपालपुर के आसपास से, उसके बाद ये स्थल से होता हुआ यानी कि थल मार्ग से होता हुआ फिर आगे ये पश्चिम बंगाल की तरफ बढ़ रहा है। अभी फिलहाल ये उड़ीसा के दीघा के आसपास है, जैसा कि आपने बताया। इसके रात तक यहाँ पर मिदनापुर, उसके बाद हावड़ा, 24 परगना और कोलकाता पहुंचने की उम्मीद है रात करीब 11 साढ़े 11 के आसपास। लेकिन एहतियात के तौर पर पहले ही लगभग 45,000 जो लोग हैं इन प्रभावित इलाकों में, करीब 7-8 जो सेंसिटिव इलाके घोषित किए गए हैं, मिदनापुर से लेकर 24 परगना, हावड़ा या फिर हुगली हो और कोलकाता, यहाँ पर करीब इन लोगों को 45,000 लोगों को स्थानीय जो राज्य प्रशासन है वो पहले ही उसने सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया है। एनडीआरएफ की टीमें डिप्लॉय की गई हैं। मौसम विभाग के साथ साथ एनडीआरएफ और राज्य प्रशासन उनके कोऑर्डिनेशन से सभी के लिए राहत की जो सामग्री है उनको पहले ही पहुंचाया जा चुका है। हॉस्पिटल्स को अलर्ट पर रखा गया है। लोगों को कहा गया है कि घरों के अंदर रहे, इस दौरान बाहर न निकले। एक ये भी है कि सड़कों के किनारे जो बड़े होर्डिंग्स हैं उनको उतारा गया है। बड़े जो पेड़ हैं उनकी कटाई के लिए पहले ही जो एहतियात है कदम वो उठाए गए हैं। तो कुल मिला के इस फोनी तूफान का जो पूर्वानुमान था वो वैज्ञानिकों ने पहले ही लगाया और उससे निपटने के कदम उठाए गए हैं। जिस तरह कि हमने देखा कि उड़ीसा में 3 जो मौतें हुई हैं उसके बाद से प्रशासन इस बात के लिए अलर्ट है कि 0 कैजुअलिटी हो, कोई यहाँ पर कैजुअलिटी ना होने पाए, उसके लिए भी पूरे कदम उठाए गए हैं। तो सारी सुविधाएं या सारी जो एहतियातन कदम है वो उठाए जा चुके हैं और अब इंतजार इस बात का है कि किस तरह से उनको सही, अगर कोई प्रभावित होता है तो राहत कैसे पहुंचाई जाए, अगर अस्पतालों की जरूरत है तो किस तरह से अस्पतालों में भी उनकी व्यवस्था की जाए। और जैसा कि एहतियातन सभी कदम उठा लिए गए हैं ताकि जो नुकसान है वो कम से कम हो। शुक्रिया इस बातचीत के लिए आपका। और बुलेटिन में आप खबरें लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजस्थान के करौली, सीकर और बीकानेर में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। करौली में प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकी मसूद अजहर को वैश्विक आतंकी घोषित करने से यह साफ है कि आज दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। अभी 2 दिन पहले ही भारत के बहुत बड़े दुश्मन आतंकवादियों का सरगना मसूद अजहर को दुनिया की सबसे बड़ी संस्था ने अंतर्राष्ट्रीय आतंकित घोषित किया है। पाकिस्तान में बैठा आतंकियों का ये आका कई वर्षों से भारत को घाव पर घाव दे रहा था। इसके बाद प्रधानमंत्री ने सीकर में भी एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कह रही है कि उसने 6 सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया है। ये कैसा स्ट्राइक था जिसके बारे में किसी को पता ही नहीं चला। चुनाव के पहले 4 चरणों में चारों खाने चित्त होने के बाद अब कांग्रेस एक नया ड्रामा, नया पैंतरा चला रहा है। कल कांग्रेस के नामदारों ने अपना रिमोट कंट्रोल
ऑन किया और उसके कुछ ही देर बाद कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने एक बयान दिया कि हमारे समय भी कई बार सर्जिकल स्ट्राइक की गई। ये बयान सामने आते ही कांग्रेस की तमाम नेता बल्लियां उछलने लगे। बस यही तो चाहिए था, इसी की घड़ी का तो इंतजार था कांग्रेस को। अब कांग्रेस किसी भी तरह ये साबित करने पर तुली है कि हमने भी सर्जिकल स्ट्राइक की थी। साथियों, कल कांग्रेसी 6 तारीखें भी निकाल लाए और कहा कि ये वो तारीखें हैं जब उनकी सरकार में सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी। सोचिए, कांग्रेस अब दावा कर रही है कि उसने तो 6 बार सर्जिकल स्ट्राइक की थी। भाई, ये कैसी स्ट्राइक थी जिसके बारे में ना आतंकियों को पता चला, ना आतंकियों पर हमला करने वालों को पता चला, न ही पाकिस्तान को पता चला और न ही हिंदुस्तान में किसी को पता चला। आपको किसी को पता चला था भाई? जब रिमोट कंट्रोल वाली सरकार थी तब किसी अखबार में स्ट्राइक शब्द आपने पढ़ा था? स्ट्राइक शब्द सुना था? कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश के रीवा में रैली को संबोधित किया। राहुल गांधी ने कहा कि इलाज के लिए वे सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनाएंगे, फिर रीवा वालों को इलाहाबाद नहीं जाना होगा। इलाहाबाद वाले यहां आएंगे, जैसे ही वोटिंग खत्म होगी आपका कर्जा माफ होगा। उन्होंने न्याय योजना का भी जिक्र किया। आप ये मत सोचिए कि न्याय योजना से व्यापारियों को फायदा नहीं होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा फायदा हिंदुस्तान के छोटे बिजनेस चलाने वाले लोग, हिंदुस्तान के मिडिल साइज बिजनेस चलाने वाले लोग और हिंदुस्तान के व्यापारियों को होगा। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में 6 मई को होने वाले मतदान से ठीक पहले कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने खत लिखकर अमेठी को अपना परिवार बताया और बीजेपी पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने एक पत्र लिखकर कहा कि अमेठी से उनका रिश्ता भावनात्मक तौर पर उतना ही मजबूत है जितना परिवार के सदस्यों के बीच होता है। राहुल गांधी ने कहा कि अमेठी मेरा परिवार है, मेरा अमेठी परिवार मुझे हिम्मत देता है कि मैं सच्चाई के साथ खड़ा रहूं, मैं गरीब कमजोर लोगों की पीड़ा सुन सकूं और उनकी आवाज उठा सकूं और सबके लिए एक समान न्याय का संकल्प ले सकूं। आपने मुझे जो प्यार की सीख दी, उसके आधार पर मैंने पूरे देश को उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम तक जोड़ने की कोशिश की है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने रायबरेली में एक जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने जो वादे जनता से किए थे वो अब तक पूरे नहीं हुए हैं। तो आप पाकिस्तान से सुरक्षित रख रहे हैं, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और बहुत अच्छा है। सब खुश है कि पाकिस्तान से आप सुरक्षित रख रहे हैं, लेकिन किसान के खेत भी सुरक्षित रखिए। सबसे बड़ा राष्ट्रवाद क्या होता है? देश प्रेम। देश प्रेम का मतलब क्या होता है? देश कौन है? कौन है देश? आप हैं, आप हैं। बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने सुल्तानपुर में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस मौके पर मायावती ने कांग्रेस पार्टी की आलोचना की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी को उसकी गलत नीतियों की वजह से सत्ता से बाहर होना पड़ा। कि कांग्रेस पार्टी के केंद्र में व अधिकतर राज्यों में भी लंबे अरसे तक रहे शासनकाल में इनकी अधिकांश रही गलत नीतियों व गलत कार्य प्रणाली की वजह से फिर इस पार्टी को केंद्र व काफ़ी राज्यों की सत्ता से भी बाहर होना पड़ा है। वैसे आप लोगों को ये मालूम है
कि जब अपना देश आज़ाद हुआ, अंग्रेज अपने मुल्क को छोड़कर गए, तो उसके बाद सबसे पहले सत्ता कांग्रेस पार्टी के हाथ में आई। बीजेपी ने कहा है कि मोदी सरकार में भारत हर एक क्षेत्र में तरक्की कर रहा है। आज दुनिया के सभी देश भारत की बात सुन रहे हैं और इसी वजह से मसूद अजहर को ग्लोबल टेररिस्ट साबित करने में आसानी हो पाई। आज हर भारत का नागरिक अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत एक मजबूत अंतर्राष्ट्रीय शक्ति बन के उभर रहा है। और जो लोग वोट बैंक की राजनीति में घिरे हुए हैं, जो लोग तुष्टीकरण से उठ नहीं पा रहे हैं, जो लोग परेशान हैं कि भारत सक्षम है अब आतंकवाद की लड़ाई में अपना पक्ष पूरे विश्व के सामने अच्छी तरीके से रखने को, जो लोग परेशान हैं कि अब एक ऐसी मजबूत सरकार आई है जो जरूरत पड़ने पे सिर्फ सर्जिकल स्ट्राइक नहीं पर बालाकोट में लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करके आतंकवाद के जड़ में जाके हमला कर सकती है और आतंकवाद को चेतावनी दे सकती है। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के प्रचार के लिए अब बस कुछ घंटों का वक्त बचा है और इस दौर में 7 राज्यों की 51 लोकसभा सीटों पर 6 मई को मतदान होना है। 6 मई को 5वें चरण में 51 सीटों पर मतदान होगा। 5वें चरण में उत्तर प्रदेश की 14, राजस्थान की 12, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल की 7, बिहार की 5, झारखंड की 4 और जम्मू कश्मीर की 2 सीटों पर मतदान होगा। राजधानी दिल्ली की 7 सीटों में एक सीट है चांदनी चौक। यहां सबसे बड़ा मतदाता कारोबारी वर्ग का है। व्यापार में सहूलियत के अलावा उनकी क्या स्थानीय समस्याएं और मांगे हैं और वोट करते समय वो किन मुद्दों को ध्यान में रखेंगे, इस बारे में राज्यसभा टीवी से उन्होंने बातचीत की। हम आ पहुंचे हैं चांदनी चौक की उन गलियों में जहां पर यहां का मतदाता अपनी रोज की जिंदगी गुजारता है। दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों में से एक है चांदनी चौक सीट। यहां का लाल किला, जामा मस्जिद, सीसगंज साहिब गुरुद्वारा और मीना बाजार हमेशा ही पर्यटकों की रौनक से गुलजार रहता है। पर्यटन के साथ यहां के बाजारों की रौनक और खान पान देश दुनिया में मशहूर है। इन सब के बीच यहाँ वो लोग भी हैं जो सालों से चांदनी चौक की इन गलियों में रहते आ रहे हैं। यहाँ का व्यापारी पीढ़ियों से अपना कारोबार करते चले आ रहे हैं, लेकिन उनकी कुछ अपनी समस्याएं हैं, जिसमें ट्रैफिक जाम और वाहन पार्किंग उनकी बड़ी समस्याओं में से एक है। इसके अलावा व्यापारी अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए सरकार से सहूलियत की उम्मीद कर रहे हैं। चाहते हैं यहाँ पे मार्केट का थोड़ा सा विकास बने, विकास हो, क्या नाम है, कारोबार चले। यहाँ पर जो है ना भाई गाड़ियाँ खुलने नहीं देते, कारोबार को ख़त्म कर रखा है, बड़ा परेशानी है। यहाँ आने वाले पर्यटक कानून व्यवस्था, महिला सुरक्षा और पार्किंग जैसी सुविधाओं की मांग कर रहे हैं। महिलाओं को सुरक्षा को लेकर के तो बहुत ज़्यादा कंसर्न होना चाहिए गवर्नमेंट को भी, और मतलब हम लोग ये मुद्दा हम लोग के लिए सबसे अधिक रहेगा, क्योंकि हम लोगों को प्रॉब्लम्स होती हैं सड़क पे आने जाने, कहीं भी वुमेन्स को लेकर के, खासकर व्हीकल्स में। इस लोकसभा चुनाव में पहली बार ईवीएम के साथ वीवीपैट के इस्तेमाल की लोग तारीफ कर रहे हैं। जब ईवीएम आया था हम जब भी खुश थे, मगर प्रयोग करने के बाद हमारा दिल टूटा। मगर इससे लगता है कि हो सकता है सुधार हो जाए। अब रिजल्ट तो काम होने के बाद नजर आएगा, मगर ये लगता है कि इससे काफी सुधार आएगा। अच्छा कदम है। पहली बार मतदाता बने युवा अपना वोट शिक्षा और विकास जैसे अहम मुद्दों के लिए करना चाहते हैं। मेरा यही पहला ये होगा कि मैं उसको वोट दूं जो रोजगार के बारे में सोचता हो, बात करता हो और आगे कुछ अच्छा प्लान लेकर आने वाला हो। मैं वोट करूंगा इलेक्शन में एजुकेशन के लिए, जो हमारे देश में सबसे अच्छा एजुकेशन पॉलिसी ला सके और देश के यूथ के साथ खड़ा हो।
चांदनी चौक सीट में दिल्ली विधानसभा के 10 क्षेत्र शामिल हैं, जिनमें आदर्श नगर, शालीमार बाग, शकूर बस्ती, त्रिनगर, वजीरपुर, मॉडल टाउन, सदर बाजार, चांदनी चौक, मटिया महल और बल्ली मारान विधानसभा शामिल हैं। पिछले चुनाव में बीजेपी के डॉक्टर हर्षवर्धन ने 1 लाख से ज्यादा वोट पाकर जीत दर्ज की थी। वो एक बार फिर यहां से मैदान में हैं। कांग्रेस ने इस बार यहां से कपिल सिब्बल की जगह जेपी अग्रवाल को टिकट दिया है। वहीं आम आदमी पार्टी ने भी पंकज गुप्ता के तौर पर नया उम्मीदवार उतारा है। ऐसे में यहां मुकाबला त्रिकोणीय होने की उम्मीद है। अंकुर श्रीवास्तव, राज्यसभा टीवी। अब और कुछ और खबरें। 50% ईवीएम की पर्चियों का वीवीपैट से मिलान को लेकर दाखिल पुनर्विचार याचिका पर सुप्रीम कोर्ट अगले हफ्ते सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं के वकील ने इस मामले की खुली अदालत में सुनवाई करने और जल्द सुनवाई की मांग की, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। 21 विपक्षी पार्टियों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पुनर्विचार याचिका दाखिल कर अपने फैसले पर पुनः विचार करने की मांग की है। जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ के दौरान 3 आतंकवादियों को ढेर कर दिया। जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक एक गोपनीय सूचना के आधार पर सुरक्षा बलों ने अधिखारा इलाके में घेराबंदी की। घेराव कड़ा करने पर आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद मुठभेड़ शुरू हुई, जिसमें 3 आतंकी मारे गए आतंकवादियों की पहचान हिजबुल कमांडर लतीफ अहमद डार उर्फ लतीफ टाइगर, तारिक मौलवी और शरीक अहमद नेंगरू के रूप में हुई है। लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने 17वीं लोकसभा की तैयारियों को लेकर संसद परिसर में सचिवालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें 17वीं लोकसभा के नए सदस्यों के दिल्ली आने, रहने और संसद भवन में उनके आने जाने की व्यवस्था के बारे में चर्चा हुई। 16वीं लोकसभा का कार्यकाल 3 जून को खत्म हो रहा है। उससे पहले नई लोकसभा का गठन हो जाएगा। स्पीकर के डायरेक्शन की किताबें हैं, पार्लियामेंट्स के रूल्स क्या हैं, कैसे रूल्स रेगुलेशन, कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी नए मेंबर के लिए और बाकी कई सारे जो हमारे पार्लियामेंट के संदर्भित चीज़ें हैं। हमने 2 प्रकार से किया है। कुछ तो हम किताबें छपवा के नए मेंबर के लिए तो किताब भी देंगे और उनके लिए जो हम हमेशा एक बैग देते हैं, उस बैग में इस बार एक पेन ड्राइव, उस पेन ड्राइव में बहुत डिटेल पार्लियामेंट के संदर्भ में फॉर्म कैसे रहेंगे, उनको CGHS का बनाना हो तो भी फॉर्म कैसा, एक चीज़ का डिटेल पेन ड्राइव भी बना के वो पेन ड्राइव सभी मेंबर्स को देंगे। तो जो फर्स्ट टाइमर रहेंगे उन फर्स्ट टाइमर के लिए यहाँ से उनकी लिस्ट बनते हुए हमारी एक कोशिश रहेगी कि हम पहले से उनसे बात करके कि वो कब आ रहे हैं, कौन सी ट्रेन से आ रहे हैं, कौन सी फ्लाइट से आ रहे हैं, तो विशेष रूप से उनको वहाँ रिसीव करते हुए और यहाँ ले आएंगे। करीब 100 रूम हमारी वेस्टर्न कोर्ट में जो नई बिल्डिंग भी बनी है, वो पहले की भी जो है, वो मिला करके 100 कमरे करीब हमारे ऐसे तैयार है कि जहाँ हम नए मेंबर्स को रख सकेंगे। साथ ही साथ सभी स्टेट की जो हाउसेस यहाँ पर है तो उनको भी हमारे स्टाफ ने अभी संपर्क करके उनकी भी रूम्स करीब उनकी भी 200 के आसपास रूम्स होगी, तो वो मिला करके 300 रूम्स की हमने ऐसी व्यवस्था करके रखी है। सुमित्रा महाजन ने लोकसभा चुनाव लड़ने के फैसले और अब लोकसभा का सदस्य नहीं होने के सवाल पर कहा कि पिछले 3 सदनों से लोकसभा सांसद के तौर पर संसद का निचला सदन उनके जीवन का हिस्सा बन चुका है। कि एक मेरे जीवन का हिस्सा ही बनी थी लोकसभा, तो मिस तो करूंगी, मगर मिस क्यों करूंगी, आती जाती रहूंगी, मिलती रहूंगी सबसे। तो मेरी एक अपेक्षा है कि पुराने मेंबर्स भी और नए मेंबर्स भी लोकसभा के जो नियम है, नियमों का पालन करते हुए अच्छी तरीके से लोकसभा चलाएंगे। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू आज दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के स्थापना दिवस समारोह में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि दिल्ली मेट्रो न केवल देश के अन्य शहरों में बल्कि अन्य विकासशील देशों में मेट्रो सेवा को मॉडल के तौर पर
पेश किया गया है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि एक अध्ययन के मुताबिक दिल्ली मेट्रो ने दिल्ली की सड़कों से करीब 7 लाख वाहनों को दूर किया है। इससे प्रदूषण के साथ सड़कों पर लगने वाले जाम से मुक्ति दिलाने में मदद मिली है। डीएमआरसी काम की तारीफ करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि शहर के हर हिस्से को मेट्रो स्टेशनों के जरिए जोड़ने की दिशा में लगातार काम हो रहा है। ये बड़ी आबादी, खासकर कमजोर वर्गों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। इसमें विशेष रूप से महिलाओं, बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए रिजर्व सीटें और सुविधाएं हैं। इस मौके पर डीएमआरसी के कई कर्मचारियों को मैनेजिंग डायरेक्टर अवार्ड से सम्मानित किया गया। और इन खबरों के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी। नमस्कार।